Assalamualaikum. I hope that all of you are finding very great. This is Dr. Manu Javed, clinical dietitian. तो आज की जो वीडियो है वो एक लेक्चर बेस्ड वीडियो है हम प्रोटीन्स। इस सबसे पहले हम प्रोटीन को दो पार्ट्स में बेसिकली मैंने वीडियो को डिवाइड किया। एक आपका जो होगा वो सारा डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, मेटाबॉलिज्म का लेक्चर होगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। और ये जो प्रोटीन्स का है इसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन, डाइटरी रिक्वायरमेंट प्रोटीन्स की, प्रोटीन के सोर्स और प्रोटीन के फंक्शंस जो है ये मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपके पास आता है कि प्रोटीन्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली क्या है। देखो प्रोटीन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, आपके मसल की ग्रोथ के लिए, फिर बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए। तो ये प्रोटीन्स का बेसिकली फंक्शन है। एक मॉलिक्यूल है जो कि हेल्प करता है इन ऑल ऑफ दीज फंक्शंस जो कि मैंने आपको पहले बताया, जिसके अंदर आपका ग्रोथ आ जाता है, रिपेयर आ जाता है, बॉडी की मूवमेंट जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब आपका प्रोटीन किन चीज़ों से बनता है। प्रोटीन के अंदर जो मेन आपके पास चीज़ होती है कार्बन होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अच्छा, जो नाइट्रोजन है बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन आपकी जो है प्रोटीन उसकी क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट। हम कहते हैं वो कार्ब से डिफरेंट है या वो फैट से डिफरेंट है। वाई? बिकॉज प्रोटीन इज समथिंग दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, whereas carbohydrates और fats that doesn't contain any nitrogen। ठीक है, इसलिए आप जब उसकी इनटेक करते हो प्रोटीन की, या अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसके अंदर देयर इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन जो है वो उसके अंदर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इन रिजल्ट जो है वो सारे यूरिया और ये बना रहा, और किडनी पहले ही ऑलरेडी उसको फिल्टर नहीं करे। तो जो हम किडनी की डिजीजेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी विल डिस्कस इंशाल्लाह कि कितनी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और सो ये आपको समझ आ गया। फिर आपकी देखिए जो प्रोटीन है, अगर आप कहते हो कि ये आपकी पूरी की पूरी प्रोटीन है तो ये किसी न किसी चीज़ के साथ तो बनी है। ठीक है, तो ये जो आपके छोटे छोटे यूनिट्स हैं इसके अंदर, ये है, ये है, ये है, कि मैंने सिंपल बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर है। ये आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो कि अमाइनो एसिड्स जो हैं दीज आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जब वो बनते हैं जुड़ते हैं तो द मेक प्रोटीन। ठीक है, फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर इटसेल्फ कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से आपके एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, देन वी हैव सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो वो डिपेंड करता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर बाद अभी बताती जब हम अमाइनो एसिड्स पे जाएंगे। सो अभी तक आपको जो चीज़ हमने पढ़ी, जो चीज़ मेन समझने वाली है वो क्या है कि आपकी प्रोटीन क्या है। प्रोटीन आपका बेसिकली एक मॉलिक्यूल है दैट इज़ कम्पोज्ड ऑफ आपके अमाइनो एसिड्स। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर आते हैं, एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल आपके पास आते हैं। देन आपके पास प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, दैट इज द ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, आपकी बॉडी की, और आपकी बॉडी में अबंडेंटली बेसिकली प्रोटीन इज समथिंग दैट इज फाउंड अबंडेंटली इन द ह्यूमन बॉडी। क्योंकि आप देखोगे आपके मसल्स हैं, आपके बाल हैं, आपके डिफरेंट हार्मोन्स है, इवन आपके जीन एक्सप्रेशन जो है, ऑल ऑफ देम आर कलेक्टिवली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आपका प्रोटीन जो है वो अबंडेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कि अगर आप एनिमल बॉडी के अंदर भी देखते हो तो प्रोटीन इज समथिंग दैट इज अबंडेंट इन दैट। सो एक चीज़ हो गई। अब आपके पास बॉन्ड्स आते हैं, और एक और चीज़ कि देखो ये आपके पास है कार्बोक्सिल आपका ग्रुप है, ये आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप है। ठीक है, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दे रिलीज अ वाटर मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे रिलीज हो रहा है अलॉन्ग विद दैट, ये मतलब सारी आपकी इक्वेशन है। सो फिर आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको आप कहते हो ना कि डाईपेप्टाइड हैं, पॉलीपेप्टाइड हैं, ट्राईपेप्टाइड है। तो आप जब इनको डाई, ट्राई या पॉलीपेप्टाइड कहते हो तो दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ये वाला आपका सारा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वी हैव 3 अमाइनो एसिड। सपोज हम कहते हैं ये वेलिन है, या आइसोल्यूसिन है, ये लाइसिन है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं। अब इसके इनका जो सबसे पहले एक मेन चीज़ ये कि जो ये अटैच हो रहे हैं आपस में, इनकी अटैचमेंट है विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। सेम जिस तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट्स किसी बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन से वाला बॉन्ड होता है जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके मोनोसेक्राइड जो यूनिट्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं। उसी तरीके से प्रोटीन का जो है वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आपका जो अमाइनो एसिड है ना, जो ये वाले हैं, एक ये है, एक ये है जो
एंड वाली साइड के ऊपर अमाइनो एसिड होता है, इनको टर्मिनल अमाइनो एसिड कहते हैं। टर्मिनल साइड पे ये, और मेन इनका क्या काम होता है कि जब रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो आपके ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमने टर्मिनल अमाइनो एसिड्स का, दीज टू साइड वाले, ये आपके रिलीज हो जाते हैं बॉडी में, फिर जब रिक्वायरमेंट होती है फिर जो साइड पे होते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपके देखो 3 अमाइनो एसिड्स हैं, जितने अमाइनो एसिड होंगे उससे एक कम बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फिगर, तो इसके अंदर यहाँ 3 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और उसके अंदर फर्दर वी हैव 2 बॉन्ड्स, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2। इसी तरीके से आप इनकी कैटेगराइजेशन करते हो, ठीक है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, अगर मैं यहाँ पे तो मैं कहूँगी 3 बॉन्ड्स एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 4 अमाइनो एसिड्स इंस्टेड ऑफ 3, ठीक है। इसी तरीके से मतलब आप जितने अमाइनो एसिड्स हैं उससे एक कम आपका बॉन्ड हो गई, आपको बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये कि व्हेन बॉन्ड्स ब्रेक दे प्रोड्यूस फ्री अमाइनो एसिड। जिस तरह मैंने आपको बताया, टूटेगा, बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बॉडी ने इंसुलिन हार्मोन बनाना है, बॉडी ने ऑक्सीटोसिन बनाना है, या आपकी बॉडी ने केराटिन, बाल, कोलेजन कोई भी आपका बनाना है जो प्रोटीन से बन रहा है, तो आप उसके अंदर क्या करते हो कि आपका जो है बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाले रिलीज हो गए, ये वाला रिलीज हो गया, फिर जब रिक्वायरमेंट होगी फिर ये रिलीज हो जाएगा, फिर आप सब एक इधर है वो रिलीज हो गया, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, वो मतलब टर्मिनल आपके अमाइनो एसिड्स में ये रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज अमाइनो एसिड पूल, ठीक है। जब भी आप प्रोटीन पढ़ोगे ना, तो प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड पूल और स्पेयरिंग प्रोटीन, ये ऐसे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं जब आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगी, प्रोटीन्स की डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, तब हम इसको फर्दर जो है बहुत डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ समझ लो कि अमाइनो एसिड पूल क्या होता है। इसका नेम इंडिकेट्स कि अमाइनो एसिड पूल है, सो वी हैव अ पूल ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वी हैव अ पूल, इसके अंदर वी हैव डिफरेंट फ्री अमाइनो एसिड्स। होता क्या है कि ये अमाइनो एसिड्स जब आपकी बॉडी में किसी भी अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, कोई डेफिशिएंसी हो गई या आपकी बॉडी ने ग्रोथ के लिए बनाना है, तो इस अमाइनो एसिड में जो फ्री अमाइनो एसिड्स पड़े हैं, बॉडी यहाँ से अमाइनो एसिड्स ले लेगी। और जब आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा है, ठीक है, बिकॉज ये लैंग्वेज है, मैं आपको इसकी इसमें समझा रही हूँ ताकि आपको चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए, ठीक है। जो आपके एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में होते हैं वो भी इसमें जाके स्टोर हो जाते हैं, आपकी बॉडी बैलेंस रखती है, सो दैट इज बेसिकली योर अमाइनो एसिड पूल, ठीक है। अब आपकी बात हो गई इंट्रोडक्शन की, प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन जो है वो आपको समझ आ गया। नाउ कम टू द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। देखो, प्रोटीन की, कार्ब्स की, प्रोटीन उसकी, फैट्स की, आपके विटामिन मिनरल्स की, हर चीज़ की डाइटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाकर कैल्शियम से रिलेटेड, विटामिन डी से रिलेटेड जो है वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कैल्शियम कितनी रिक्वायरमेंट है। सेम एज दैट, अगर आपको उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन की भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन की नॉर्मल बॉडी में क्या है, प्रोटीन अगर बेबी है, इन्फेंट है, उसके अंदर क्या है, चिल्ड्रन है, टोडलर है, कोई एडल्ट है, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, फिर डिजीज कंडीशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी को सार्कोपीनिया हो गया, सार्कोपीनिया क्या होता है कि आपका जो मसल मास है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा लीन हो जाती है, तो उसके अंदर आपका मसल मास कम हो गया, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, लेकिन वो डिपेंड करेगी कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी पेशेंट की बात करते हैं जिसको CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कम हो जाएगी, ऑब्वियसली उसकी किडनी पहले वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि पेशेंट इज डायलिसिस, हेमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है। आपको तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जब मैं आपको डिफरेंट डिजीज़ पढ़ाऊँगी तो इंशाल्लाह ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको डिफरेंट जो है मैं बताऊँगी कि किस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ये आपको समझ आ गई। अब डाइटरी रिक्वायरमेंट अगर मेन देखते हैं तो देखो कुछ ऐसी डाइटरी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप उस टॉपिक को लेके नहीं चल सकते। जिस चीज़ की मैंने बात की वो आप डीपली उसके अंदर जाके उसको स्टडी करते हो। फिलहाल जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोटीन की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो स्टार्टिंग विद द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आपके, अगर हम एक चीज़ देखें, आपको देखो एक और मेन चीज़ देखो, आपको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, 1 ग्राम ऑफ आपका प्रोटीन है, आपको उस 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज मिलेंगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से G4 मिलती है, आपको फैट से 9 मिलेंगी, ठीक है।
लेकिन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से आपको जो है वो 4 किलो कैलोरीज मिलेंगी। ये समझ आ गई। फिर आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर हम एक एडल्ट की बात करते हैं, ठीक है, एडल्ट की अगर हम एज ले लेते हैं फ्रॉम 19 टू ऑनवर्ड्स ले लेते हैं, और वो बहुत लेट एडल्टहुड के अंदर नहीं आती है और कोई डिसीज़ कंडीशन भी नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। आपका कितना बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं किसी का बॉडी वेट जो है वो 80 है, तो हम 80 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ 0.8 के साथ, आपका जो आंसर है वो आपकी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कुछ लोगों की आंसर जो है वो आता है यहाँ पे 80 ग्राम आ जाएगा, किसी का 60 ग्राम आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपको उतनी प्रोटीन ही लेनी है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, या जो आपकी बॉडी में जाके अगर स्टोर हो रही है तो वो इस अमाइनो एसिड पूल के अंदर जा रही है, वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट्स नहीं बना रही। ठीक है, मसल्स बनाने में, मसल्स को बिल्ड करने में, देखो प्रोटीन का एक और बहुत मेन फंक्शन होता है कि जब आपके जो सेल्स है वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, वॉर्न आउट होते हैं। वॉर्न आउट का मतलब है टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल एंड हो गया उनका, वो दोबारा से टिश्यूज़ भी डैमेज तो होंगे ना, टिश्यू सेल के साथ ही बने। एक सेल ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ते हो कि सेल है पेरीमोलेक्युलर लेवल के ऊपर, फिर जाके उसका टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है एंड ऑल, टिश्यू भी आपका डैमेज होता है। ठीक है, आपका जो टिश्यू है वो भी डैमेज होता है, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन आपकी बॉडी में, वो इसका प्रोसेस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जिसको हम विशियस साइकिल कहते हैं। विशियस साइकिल क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ आपका विशियस साइकिल। विशियस साइकिल आपका क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसीजर है जो बार बार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो चलता रहता है। ठीक है, आपकी बॉडी ठीक रहती है। इन केस अगर कोई कंडीशन बहुत हैवी, बहुत स्वेयर हो गई है, तो फिर वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, अब आपका आता है प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर, ऑब्वियसली जो चीज़ है वो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ कर जाती है अप टू 1.1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर डे। ठीक है, फिर हमारे पास लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका 1.3 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि आपने बेबी को भी आगे जो चीज़ है वो ट्रांसफ़र करनी है, जो कुछ बेबी आपसे ले रहा है वो आपसे ही ले रहा है, तो आपको वो चीज़ जो है उसको न्यूट्रेंट को स्पेसिफिक न्यूट्रेंट जो आपका जिस तरह मैक्रोन्यूट्रेंट आपका प्रोटीन है तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं इन्फेंट्स के ऊपर। इन्फेंट होते हैं छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे जिनकी एज 0 to 6 मंथ्स है, उनके लिए 1.16। अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास इन्फेंट्स हैं 6 to 12 मंथ या 6 to 1 ईयर्स, उनकी 1.69 ग्राम्स पर किलोग्राम द बॉडी वेट है। देखो जो प्रोटीन है ना, वो एक बच्चे के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। डिफरेंट हार्मोन्स हैं, बालों की डेवलपमेंट हो रही है, बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट हो रही है, आपकी सेल्स की डेवलपमेंट हो रही है, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। इनके लिए आपके डिफरेंट मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो बन रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। ये सारा आपका प्रोटीन बेसिकली आप समझो कि एक मेल लीडर है जो पीछे से इनको कर रहा है, जनरेट कर रहा है, चल रही है। ठीक है, सारी प्रोटीन से चीज़ें चलती है, इसलिए इन्फेक्ट के अंदर ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं दे इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में देखते तो वो 0.8 था, बाकी भी आप इनको मल्टीप्लाई ही करवाओगे उनके वेट के साथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आता है। देखो प्रोटीन दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास होता है हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम जो है बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन भी होता है, एक ये। और जो दूसरा है दैट इज़ बायोलॉजिकली लो बायोलॉजिकल आपके पास प्रोटीन आते हैं, जिनको आप बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कहते हो। ठीक है, देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं, लोगों को आपने किया होगा कि वो वेगन्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन होते हैं, उन्होंने सिर्फ वेजिटेबल्स खानी होती हैं, या उनका जो कंट्री में रिलीजन में एक चीज़ है कि वो मीट नहीं खाते, वो सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर ही रहते हैं। तो वो किस चीज़ की इनटेक कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कोई वेगन है, कोई वेजिटेरियन है, तो उसकी जो डाइट है उसके अंदर बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो हैं वो जाते हैं। ठीक है, और जो वो मीट की इनटेक कर रहा है, ठीक है, जिस तरह अंडों के साथ भी इनटेक कर रहा है, मीट की इनटेक कर रहा है, तो उसके अंदर बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन्स जा रहे हैं। अब ये जो बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, ये ऐसे प्रोटीन है कि आपकी बॉडी में जाके रेडिली फ़ौरन अवेलेबल होते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन होना है, कोई भी काम है, ये फ़ौरन जाके करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आपका जो बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं,
ये आपकी बॉडी में इनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। नाम से आपको है ना कि इसके अंदर कुछ ऐसे जो हैं वो अमाइनो एसिड्स नहीं है। जिस तरीके से अगर आप इसकी बात करो, इसके अंदर आपके पास मीट आता है, इसके अंदर फिश आती है, फिश की भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो मिल्क आ जाता है, वो चीज़ आ जाता है, वो एग्स आ जाते हैं। वो सारे आपके बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, हाई बायोलॉजिकल जिनकी वैल्यू है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसके अंदर आपके पास के सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स एंड सम ऑफ द नट्स जो हैं जिनके अंदर बहुत कम प्रोटीन्स हैं, या कुछ ऐसी जो हैं आपके पास फ्रूट्स आते हैं, जिस तरह गावा खा जाता है, वो एक ऐसा वाही फ्रूट है जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है टू सम अमाउंट, ठीक है, वो है। तो होता क्या है कि अगर कोई ऐसा बंदा, ठीक है, जो मीट की टेक नहीं कर सकता, या उसकी डिजीज़ कंडीशन ऐसी है, या ऐसे नहीं करना, तो उनकी बॉडी में वो प्रोटीन की जो लेवल है ना, जिसमें 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, वो पूरा नहीं हो रहा। खाने के साथ क्या होता है कि एडिशनल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द डेफिशिएंसी जो कि प्रोटीन के साथ हो रही है। अदरवाइज़ अगर आप एक अच्छी अमाउंट के अंदर लेग्यूम्स की कंजम्पशन कर लेते हो, लेकिन आप कितनी करोगे, कितनी दाल खाओगे, कितने आप सीरियल्स को खाओगे, ठीक है। तो टू मैनेज आपकी डेफिशिएंसी आप जो है वो सप्लीमेंट्स लेते हो। आपकी सोर्सेज होगा जब आपके फंक्शंस, देखो फंक्शंस प्रोटीन्स के जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो एक फंक्शन आता है, जो मेन फंक्शन आता है, दैट इज स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। देखो आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखो और सोचो कि देखो आपका फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट कोलेजन, ठीक है, तो कोलेजन क्या है कि वो आपके मसल्स की अंदर बेसिकली वो आपको एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके हेयर्स हैं, उसके अंदर केराटिन है, आपका जो मतलब ये जो आपके पास है मेन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन की आई थी, वो यहाँ पे नहीं है, इस मतलब उसके अंदर सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट के अंदर नहीं आएगी, वो दूसरे उसके अंदर। तो ये एक उसका मेन फंक्शन है। फिर हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फंक्शन आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी, जिस समय आपको बताया कि सेल्स जो डेड हो गए या वॉर्न आउट हो गए, तो आपका कोलेजन है, आपको चोट लग गई, ठीक है। अब वहाँ पे आपका वाउंड बनता है, आपका वूंड बनता है, वूंड बनता है, वाउंड बनता है, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, कोलेजन, मसल फाइबर्स आते हैं, कोलेजन आता है, मसल फाइबर्स आके उसको सही करते हैं। देन वी हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आपके पास कैसे आ सकता है, देखो मैंने आपको बताया कि आपकी जिस तरह बेबी से इनके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली आपकी बॉडी ने ग्रो करना है, आपकी बॉडी ने जो है वो इंक्रीज़ करना है। अगर किसी की साल 2 है, किसी की एज जो है वो 2 साल है, तो उसने इंक्रीज़ करके 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपकी बॉडी ने स्टेबल होना है, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको स्ट्रक्चर चाहिए। इवन जीन एक्सप्रेशन के अंदर भी, जैसे जो यहाँ मैंने लिखा है, जीन एक्सप्रेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन है, ठीक है। फिर आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरीके से आपका जो है वो पेप्टाइडेस है, अमाइलेस है, ये सारी एंजाइम्स है ना जो आपके डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी और डिफरेंट एंजाइम्स, जो आपके एंजाइम्स का बेसिकली मतलब क्या है, एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन एंजाइम्स तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, एंजाइम्स बेसिकली आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसमें टेक पार्ट करता है, स्पीड अप करता है आपके रिएक्शन को। जब आपका प्रोडक्ट निकल आता है तो उसमें से एज इट इज़ ही समझो एक स्क्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर उसका कोई नहीं होता है कि प्रोडक्ट उसके साथ बना या प्रोडक्ट के अंदर वो है, सिर्फ उसका रिएक्शन स्पीड अप करवाता है ये एंजाइम्स आपके पास। स्टोरेज, ठीक है, इस तरह मैंने आपको बताया कि आपके ये अमाइनो एसिड पूल हैं, ठीक है। तो स्टोर हो रहा है आपका प्रोटीन फर्दर यूज़ के लिए, अगर अमाइनो एसिड जब रिक्वायरमेंट आपकी प्रोटीन की अमाइनो एसिड पूल के अंदर से कोई अमाइनो एसिड लिया, या अगर नहीं है, अगर एक्स्ट्रा तो उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट है। अगर ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में करवाता है ना, उसकी ट्रांसपोर्ट करवाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है सेम इसी तरीके से। फिर मूवमेंट करवाता है आपकी बॉडी का, जितने भी आपके जो हैं ये एक्टिन और मायोसिन, आपके जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तभी आप चलते हो ना, आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, आपकी गट की इवन मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वो सारा इसकी है। फिर आपका इम्यून डिफेंस, आपकी जितनी एंटीबॉडीज़ हैं प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। IgG, IgA, ठीक है, IgE, ये सारी आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोटीन इन नेचर है,
फिर आपके हार्मोन्स की रेगुलेशन, ऑक्सीटोसिन की रेगुलेशन होती है, इंसुलिन की रेगुलेशन होती है, इसके अलावा डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनकी रेगुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल है। फिर आपकी पीएच और फ्लूइड बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। अगर आपकी ब्लड की पीएच जो है वो अगर 1 पॉइंट ज़्यादा या 1 पॉइंट कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा इशू होता है, मतलब एज अ बफर एक्ट करती है, ठीक है। आपकी पीएच को ना ही बहुत एसिडिक होने देती है, ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक होने देती है। एज अ रिसेप्टर आपके सेल्स हैं, आप उसकी बात करते हो इंसुलिन रिसेप्टर्स की, आपके सेल्स के ऊपर जो है वो हम बात करते हैं ना कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, ये सेल है, ये सेल के ऊपर समझो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इस पर आके अटैच होना था, वो अटैच नहीं हो रहे, ये रिसेप्टर है ना, ये वाले ये रिसेप्टर ये रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा कि ये ग्लूकोज है, ये रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तो तब डायबिटीज़ हो रही है। सेम ये आपके रिसेप्टर्स काम करते हैं, आपके एज जीन एक्सप्रेशन काम करते हैं। आप जीन्स के अंदर जितने भी देखो आपके ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। जब हम जीन्स के अंदर फर्दर डाइव करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जीन एक्सप्रेशन, क्या होता है आपकी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है। इस सारे के अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक, देन वी हैव अमाइनो एसिड्स पढ़ लेते हैं। देखो अमाइनो एसिड्स हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक वी हैव एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद रखो कि इनका नाम एसेंशियल इसीलिए कि ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो आपको बाहर से लेने ही पड़ते हैं। ज़रूरी है कि आप इनको बाहर से लो, आपकी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ठीक है, तो ये आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। और इसके अंदर आपके पास ये मैंने एक लेटरिंग लिख दी है, ठीक है, जिस तरीके से फिनाइलएलानीन है, ये वेलिन है, ये ट्रिप्टोफैन है, ये थ्रियोनिन है, ये ल्यूसिन ये ल्यूसिन है, ये आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, ये सारे 9 हैं। ये ऐसे आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। फिर भी हैव नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का क्या मतलब है कि बॉडी इनको प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम इनको लें तो बाहर से जो है कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं या ले भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, हमारी बॉडी इसको इटसेल्फ प्रोड्यूस करती रहती है। उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, आर्जिनिन आता है, हमारे पास ग्लाइसिन आता है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से वो है, मेरे ज़हन से निकल गया नाम, मैं आपको बताती हूँ इसका। इसी तरीके से आपके पास जो है सेमी एसेंशियल आपके आते हैं अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। देखो सेमी का मतलब होता है, अगर हम देखो ना सेमी, तो सेमी का मतलब होता है हाफ। आपकी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट है भी और इनकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है, ठीक है। अगर आप इनको नहीं लेते ना, अगर आपकी बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो आपको इनको डाइट से लेना ही लेना है। अगर आपकी बॉडी टू सम लेवल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, या एस्पार्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर रही है और अब उसने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो आपको बाहर से ये वाले अमाइनो एसिड्स चाहिए ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हम हमारी बॉडी के अंदर ही हैं तो बस ठीक है काम चल जाएगा, नहीं, इसको फिर आपको बाहर से लेना पड़ेगा। जिसके एग्जांपल में आपके पास ग्लूटामिक एसिड आता है, आपके पास एस्पार्टिक एसिड आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंट आपके पास आते हैं अमाइनो एसिड्स। टोटल आपके पास 20 आते हैं, एक के अंदर 9 हैं, कुछ आपके सेमी एसेंशियल में आ जाते हैं, फिर बाकी रिमेनिंग जो है वो आपके नॉन एसेंशियल के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के अगर हम टाइप्स को देखते हैं, ठीक है, प्रोटीन के टाइप्स, तो उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इस लेवल पे आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, तो सिंपल आपका प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है वो चलता जा रहा है, ये ऐसे करके एक चेन बनी है, सिंगल चेन है, कोई इसके साथ हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं है, कि आपका पॉलीपेप्टाइड चल रहा है, आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। देन वी हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 कैटेगराइजेशन होती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। देखो ये जो आपके पास 2 कैटेगरीज है ना, ये फर्दर आप समझो कि एक जिस तरह आप कहते हो ना कोई शेप है किसी चीज़ की, जिस तरीके से बीटा प्लेटेड शीट्स हैं वो किस तरीके की, वो थोड़ा सा इस तरीके की होती हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जो है वो आपका हेलिक्स इस तरीके से बनता है, ठीक है, जिस तरह का आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो इस शेप के अंदर आपके पास प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। फिर आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी के अंदर क्या होता है कि आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये आपका इधर अगर मैं बनाऊँ ऐसे करके, ये आपका है प्रोटीन है, इसके अंदर ये भी है, ये भी है, 3 डायमेंशनल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है, वो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है। फिर अगर हम और फर्दर देखते हैं
प्रोटीन की क्लासिफिकेशन को देखते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर प्रोटीन। बेसिकली ये यही है, ठीक है। आपको भी किसी जगह पे ये मिलेंगी, किसी जगह पे ये मिलेंगी, या पास पास होते हैं कि इसके अंदर इसकी कैटेगराइजेशन होती है, इसके अंदर इसकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, चीज़ें सेम है। उसके अंदर आपके पास सिंपल प्रोटीन्स आते हैं, कॉन्जुगेटेड आते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन्स आते हैं। सिंपल प्रोटीन्स जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके पास पॉलीपेप्टाइड की सारी चेन है, आपके पास सिंपल प्रोटीन है, सिंपल। इसके बाद आपके पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है कि आपके पास कोई प्रोटीन डिफरेंट होके बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में एक एग्जांपल आई कि आपका जो फेरेटिन है, फेरेटिन हम कहते हैं ना, आपका फेरेटिन का टेस्ट करवा लो, आयरन ही है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो फेरेटिन जो है ना, उसके अंदर आयरन स्टोर होता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज की आपके पास एक एग्जांपल आ सकती है, आप लिख सकते हो पेपर के, ठीक है। फेरेटिन के अंदर आयरन आपका स्टोर होता है, ठीक है। ये आपकी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। जिस तरह आपके पास जो है वो एक म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, म्यूकोप्रोटीन होता है। मैंने आपको ना उसका स्ट्रक्चर भी समझाना, मैंने उसको कम बताती हूँ। उनके पास होता है म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। आज इस तरह से होता है लाइपोप्रोटीन। तो आपका म्यूको का मतलब है कार्ब्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, और ये आपका प्रोटीन पार्ट अटैच है। इस तरीके से ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो ये फैट्स है आपका, ठीक है। और ये जो है ये आपका प्रोटीन पार्ट है। ये बेसिकली इसकी एग्जांपल। तो इस तरीके से ड्राई प्रोटीन, फिर अब आपका बहुत सारा एक शेप बनना शुरू हो जाएगा, तो वो आपका जो है वो ड्राई प्रोटीन होगा। जिस तरीके से हमने सेम ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स आपस में मिल जाएंगी, एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना लेंगी, कोई ओवल शेप में आ जाएगा। तो वो आपके पास जो है वो आपका ये है, सॉरी, डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रखने की, जिस तरह मैं आपको पहले बताया ना कि कार्बन के सॉरी आपका जो है प्रोटीन है, इसके अंदर आपके पास कार्बन है, आपका हाइड्रोजन है और आपका नाइट्रोजन है। तो इसके अंदर आपके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये अगर मैं इसको यहाँ से ज़्यादा करूँ, सेंटर में वी हैव कार्बन, यहाँ पे वी हैव कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप। अंडरस्टैंड? ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके साथ अटैच होगा तो कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। कोई आगे यहाँ पे कोई एक फंक्शन अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप सॉरी अटैच होगा तो आपका वेलिन बन जाएगा। कोई और अटैच होगा तो ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। कोई और अटैच होगा तो अस्पाराजीन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, और ये आपका NH2 ग्रुप है। ये बेसिकली आपके पास जो है वो आता है। फिर आपके पास एक और चीज़, ये ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, इस तरीके से आपको बताया है कि ये है आपका जो बना टर्शियरी स्ट्रक्चर जो बना वो 3D शेप है, ठीक है। ये आप कह लो कि आपका जो है ये डिराइव्ड है, ये इस तरीके से गोल गोल बना, ठीक है। तो ये आपके कुछ होते हैं फाइब्रस होते हैं, कुछ आपके ग्लोबुलर होते हैं। आपका जो फाइब्रस है ना प्रोटीन, आपका फाइब्रस प्रोटीन जो है एज ए नेम इंडिकेट्स किसके अंदर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये फाइबर ऐसे ऐसे करके बनाता है, सिंगल होता है, के पास में डबल होता है, लेकिन ऐसे ऐसे लंबे लंबे फाइबर बनाता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। और ज़्यादा ठंडा का ग्लोबुलर है। ग्लोबुलर बिल्कुल सिंपल, ऐसे करके आप ओवल शेप बना लो, उसके अंदर ढेर सारा स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पे आप बना लो, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो सारा आता है, ठीक है। अब इसको रेस करके ना मैं आपको एक बना टेबल बना देती हूँ, इसके अंदर आपके पास जो है ये असेंशियल, नॉन असेंशियल, सेमी असेंशियल, क्योंकि ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपको पता होने ज़रूरी है। क्योंकि अमाइनो एसिड्स को हमने पहले ही बोला कि वो जो है वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने असेंशियल है कितने। ये तो मैंने वो छोटा सा जो है ना इसकी एक वो लिख दी है, आप कह लो कि याद रखने के लिए कोई फॉर्म, ठीक है। लेकिन आपको ना फ़ोन में बता देती हूँ। बाकी ये है, इसके बाद वाला जो लेक्चर है इंशाल्लाह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक चीज़ आप प्रोटीन के अंदर बहुत पढ़ोगे कि प्रोटीन जो है वो डी नेचर हो गई है, ठीक है। तो प्रोटीन डी नेचर होने का क्या मतलब है, इधर बनाती हूँ। देखो आपकी प्रोटीन है ना, ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। इस तरीके से ग्लोबुलर, ये आपका कोई ऐसी प्रोटीन है, हम ऐसे करके सारा स्ट्रक्चर दे देते हैं, ये बनी में ऐसे करके। डी नेचर का मतलब होता है कि सिंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल ही आप उसको ऐसे, ये ऐसे मैंने इसको बनाया ना, SS टाइप बना दिया ऐसे करके,
ग्लोबुलर के अंदर ये स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा, खुल जाएगी ऐसे करके खुल जाएगी। ये आपकी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। ये आप याद रखो एक टर्म की आपकी हमारी जो है ना वो आगे मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेटाबॉलिज्म में आपका जितने अगर अभी या साइकिल पढ़ते हो या प्रोटीन की जितनी डाइजेशन पढ़ते हो उसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे पास मेन आती है। अभी मैं आपको लिख के देती हूँ सारे अमाइनो एसिड्स और बता देती हूँ कौन से एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल है। अच्छा, मैं आपसे कहा था कि आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में बता देती हूँ। ये आपको पता चल गया कि अमाइनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। एसेंशियल कौन से हैं जो आपको बाहर से लेने हैं। सेमी एसेंशियल क्या है, ये बाहर से लेने भी हैं, बॉडी बना भी रही है, लेकिन ये बॉडी में डेफिसिट है तो तब आपको लेने हैं बाहर से, ठीक है। आपके बाहर से का मतलब है कि आपको जो है वो किसी फूड सोर्स से जो है वो लेने हैं। फिर आपके नॉन एसेंशियल हैं, जो बॉडी खुद ही बना रही है, आपको जो है वो फूड से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उसके अंदर हमारे पास कौन सा आता है, फिनाइलएलानीन आता है, वेलिन आता है, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनीन, ठीक है, ल्यूसीन, लाइसिन, वो मैं एक भूल ही देंगे लिखना, हिस्टिडीन, ठीक है। हिस्टिडीन भी आता है, ठीक है। ये आपके पास टोटल ना 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं टोटल। अगर आप देखो अमाइनो एसिड्स को आपके पास कितने हैं, 20 हैं। इसमें से यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आपके पास सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल के अंदर आर्जिनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, ग्लूटामीन, ये हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 6 हैं, ठीक है। फिर आपके पास नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल के अंदर वी हैव ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एलानीन, एस्पैराजीन, प्रोलीन। तो टोटल अगर आप इनको देखो 9 ऑफ दैम, 6 ऑफ दैम और 5 ऑफ दैम, तो टोटल आपके पास 20 आता है, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इसको ज़रा याद रख लो कि आपके जो सीरियल्स हैं, आप कहते हो वीट है, राइस है, राय है, बार्ले है, सो आपके जो सीरियल्स हैं दिस आर डेफिसिट इन अमाइनो एसिड, कौन से वाला, आपका लाइसिन और आपका थ्रियोनिन, ठीक है। अब लाइसिन और थ्रियोनिन क्या है, ये लाइसिन, ये थ्रियोनिन किधर गया, ये थ्रियोनिन, ठीक है। तो ये कौन से आपके पास आ जाएंगे, यहाँ के पास आ जाएंगे एसेंशियल, आपके पास आ जाएंगे अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फिर आपके पास जो है आपकी पल्सेस यानी कि जितनी मिसालें हैं, दीज आर डेफिसिट इन मेथियोनिन, मेथियोनिन किधर है, ये अगेन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऊपर आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नजर आ रहा है, वहाँ पे जो है मुझे जाके फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली नई हर जो है वो इन्फॉर्मेशन, लेक्चर जो है वो ऑन टाइम मिल सके। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है मुझे DM करके कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।